ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, कोविड-19 से हम बच्चों को बचाने के लिए तो विशेष ध्यान उनका रख ही रहे हैं, लेकिन डायरिया भी एक ऐसी बीमारी है जो 5 साल तक के बच्चों में बहुत होती है और बरसात के मौसम में खासकर डायरिया ज़्यादा होता है। अगर लापरवाही बरती जाए तो इसके चलते बच्चे की मौत भी हो सकती है। डायरिया में ओआरएस संजीवनी का कार्य करता है। ओआरएस के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ग्वालियर बाल अकादमी द्वारा आजकल ओआरएस सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इसी बारे में हमने बात की डॉक्टर रवि अम्बे, सह प्राध्यापक बाल एवं शिशु रोग विभाग, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं कमला राजा अस्पताल ग्वालियर से। लीजिए आप भी सुनिए ये उपयोगी बातचीत। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैम। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 23 जुलाई से 29 जुलाई तक ओआरएस सप्ताह मनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आभा जी, ये ओआरएस वीक प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भारतीय बाल अकादमी द्वारा। ग्वालियर बाल अकादमी भारतीय बाल अकादमी की एक शाखा है जी। इसको मनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मानसून जैसे आता है हरियाली खुशहाली लाता है, लेकिन इसी दौरान डायरियल डिसीजेस एकदम से बढ़ जाती हैं। 5 वर्ष से छोटे बच्चों में जो मृत्यु दर है उसका एक महत्वपूर्ण कारण डायरिया हमेशा से रहा है। तो आप मान लीजिए यदि 100 बच्चे बीमारियों की वजह से मृत्यु हो रही है तो उसमें से 10 बच्चों की मृत्यु डायरिया की वजह से होती है। डायरिया के कारण जो मृत्यु हो रहे हैं उसमें से प्रत्येक मृत्यु को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। 100% प्रिवेंटेबल है ये। और इसमें डेथ का 2 मुख्य कारण होते हैं, डिहाइड्रेशन पानी की कमी होना, दूसरा माल न्यूट्रिशन, इसके द्वारा कुपोषण की समस्या और कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होता है। तो ये दोनों मुख्य कारण है जिससे मृत्यु दर होती है। ओआरएस ये सदी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना गया है। जितने भी आविष्कार मेडिकल साइंस में हुए हैं, चाहे वो मैकेनिकल वेंटिलेटर हो या महंगे चिकित्सकीय उपकरण हो, सबसे महत्वपूर्ण ओआरएस को माना गया है। वो इसलिए कि 1970 के दशक में इसकी खोज हुई थी। अच्छा। और तब से इसके उपयोग से लाखों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। महत्वपूर्ण औषधि गुण है ओआरएस में कि इसके द्वारा लाखों मृत्युओं को रोका जा सकता है, रोका जा रहा है। बहुत बढ़िया। इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी ओआरएस का उपयोग डायरिया में केवल हम 50% तक ही कर पा रहे हैं। अच्छा। इसका मुख्य कारण ही है अवेयरनेस की कमी है। तो इस वजह से ये ओआरएस वीक बनाने की हमें जरूरत पड़ी है जी, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। जी। तो जो शिशु होते हैं छोटे वो और 5 साल तक के बच्चों को बार बार डायरिया क्यों होता है? डायरिया का मुख्य कारण इन्फेक्शन होते हैं और ये इन्फेक्शन वायरस जैसे रोटा वायरस की वजह से, दूसरे बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया या इस तरह के दूसरे फिजिला बैक्टीरिया हो गया, इनसे इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। ये बैक्टीरिया कैसे पहुंचते हैं बच्चों के शरीर में? इनका जो शरीर में पहुंचने का मुख्य है, ये फीको ओरल रूट माना गया है। मतलब ये हाथों के द्वारा ही मुंह में पहुंचते हैं। अस्वच्छ हाथ हो या पानी या भोजन अस्वच्छ हो या दूषित हो तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन शरीर में प्रवेश करता है। अच्छा, तो बच्चों के पालन पोषण में चाहे वो शिशु होता जो माँ का दूध पीता हो या थोड़े बड़े बच्चे हो, तो माताओं को किस तरह स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए? कोरोना संक्रमण काल में स्वच्छता पे काफी कुछ जोर दिया गया है। हम लोग काफी कुछ उस चीज को अब समझ पा रहे हैं, स्वच्छता को, पर्सनल स्वच्छता को। यदि हम डायरिया के बारे में भी बात करें तो यहाँ भी स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे हैंड हाइजीन, हमारे हाथ स्वच्छ होना चाहिए। बच्चों को भोजन कराते में या बच्चों का शौच करवाते हैं माताएं, तो उसके बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, बच्चों के हाथ धुलाना चाहिए। बच्चों को भोजन परोसते समय ये आदत डालें कि बच्चे भी अपने साबुन से हाथ धोकर भोजन खाएं। बाहर की चीजों का उपयोग कम से कम करें, खासतौर से मानसून सीजन में बाहर का खुला हुआ खाना दूषित हो सकता है, तो उससे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा संभावना होती है। दूसरी चीज मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि तो जो बच्चों को जन्म से ही स्तनपान माताएं शुरू करवाती हैं,
उनकी इम्यूनिटी ज्यादा रहती है, उनमें ये डायरिया कम देखा गया है। अच्छा, अरे और ये स्तनपान 6 महीने तक एक्सक्लूसिव होना चाहिए, केवल और केवल स्तनपान कराना चाहिए, और 6 महीने के बाद कुछ सेमी सॉलिड ठोस आहार शुरू करना चाहिए। ठीक। और इस दौरान माताएं ब्रेस्ट फीडिंग को, स्तनपान को 2 साल तक जारी रख सकती हैं। इसके अलावा टीकाकरण का ध्यान रखना है। जो टीकाकरण बचाते हैं, रोटा वायरस, डायरिया है, खसरे का टीका है और विटामिन ई की खुराकें हैं। ये रोटा वायरस दिया जाता है 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे। खसरे का टीका 9 महीने पे, 15 महीने पे। विटामिन ई की खुराक 9 महीने के बाद दी जाती है, हर 6 महीने में। और ये सारी खुराकें सरकारी डिस्पेंसरियों, आंगनबाड़ी में ये निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। हमें इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। अपने परिचय में, जान पहचान में सभी बच्चों को एक खुराक नियमित रूप से मिले, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बच्चों को दांत निकलना शुरू होते हैं इससे, तो उनको दस्त क्यों लगते हैं? दांतों से जो दस्तों को हमेशा से कोरिलेट किया गया है, ये एक मिथ है। 6 महीने से लेकर दांत निकलना शुरू होते हैं और 3 साल तक बच्चों के दूध के दांत हैं, ये निकलते रहते हैं। और इसीलिए कभी भी बच्चे को दस्त लगे तो उस समय कोई ना कोई दांत आ रहा होता है। तो इसको हम कोइंसिडेंस मान सकते हैं। दूसरा ये है कि 6 महीने के बाद बच्चा एक्सप्लोर करना सीखता है। बच्चे को जमीन पे भी छोड़ते हैं, उसके बाद कुछ दिनों में घुटने चलता है, उसके डेवलपमेंट हो रहे होते हैं सेंसेस, तो हर चीज को छू के, टच करके, टेस्ट करके देखना चाहता है। तो जो भी चीज उसके हाथ में आती है वो मुंह में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक इन्फेक्शन का कारण बनता है और उससे डायरिया के एपिसोड ज्यादा होते हैं। यानी कि दांत निकलने से दस्तों का कोई संबंध नहीं है, बल्कि जब दांत निकलते हैं तो बच्चे के मसूड़ों में या तो इरिटेशन होता है या खुजली सी होती है, तो हर चीज मुंह में देता है या इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। कई बार जो कुपोषण भी होता है बच्चों को, तो कुपोषण के कारण डायरिया होता है या डायरिया के कारण कुपोषण होता है बच्चों को? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ये डायरिया और कुपोषण, हम इनको बोलना चाहिए कि ये ट्विन ब्रदर्स हैं। अच्छा। या उनको हम ऐसे कह सकते हैं कि डायरिया से कुपोषण बच्चे में होता है, और जो बच्चे कुपोषित हैं उनमें डायरिया का इन्फेक्शन ज्यादा होता है। कोई भी बच्चे को डायरिया होता है, यदि उसको ORS नहीं दिया गया है और प्रॉपर उसका उपचार नहीं लिया गया है, तो बच्चे का एक डायरिया के एपिसोड में 10% तक वजन कम हो सकता है। मतलब 10 किलो का बच्चा है तो वो, अगर उसका डायरिया ठीक से मैनेज नहीं हुआ, ORS नहीं हुआ, तो 1 किलो वजन कम होकर वो 9 किलो हो जाएगा। अच्छा। और ऐसे डायरिया बच्चे में कई बार देखे गए, 4 से 5 बार साल में या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बार बार होगा और बच्चे का वजन इस तरह से गिरता जाएगा, तो वो कुपोषण की जो लाल चिन्ह होता है ना, जिससे पैरामीटर, उसमें चला जाता है, कुपोषित हो जाता है। और जब बच्चा जो कुपोषित हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उसकी जो आंतें होती हैं, उनकी जो म्यूकोसा होती है, आंतों की जो अंदर की स्किन, उसको म्यूकोसा बोलते हैं, वो छीड़ हो जाती है। उससे उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। बॉडी कम से कम रोज 7 लीटर तक फ्लूइड सीक्रेट करती है खुद का, अगर हम बाहर से नहीं भी लें। तो ऐसी प्रक्रिया है बॉडी में कि हमारी पूरी आहार नली में 7 लीटर तक पानी बनता है या लिक्विड बनते हैं, और बॉडी उसको वापस से एब्जॉर्ब करती है 90% तक। अब डायरिया में चूंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन छीड़ हो जाती है, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो आप कल्पना करिए कि एक जो बच्चा है 2 साल का, 10-12 किलो का, उसमें 7 लीटर पानी अगर उसकी आंतें छीड़ हो गई, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वो कई लीटर पानी उसके शरीर से निकल जाएगा। और जब इतना पानी निकलेगा, उसका वजन कम हो जाएगा तुरंत, और बच्चे में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो जाता है, जो जानलेवा हो सकता है। और ORS का जो घोल होता है वो इसी पानी की कमी को पूरा करता है। जी। ORS से न केवल पानी की कमी दूर होती है, बल्कि जो दस्तों की जो संख्या है और दस्तों में जो पानी ज्यादा जा रहा होता है, वो कम होने लगता है। ऐसे बच्चों को अगर प्रॉपर ORS घर में दिया जाए तो उनको भर्ती की जरूरत ना पड़े। भर्ती में होने वाली असुविधा, कठिनाई और खर्चा भी नहीं होगा उसमें। कई बार क्या होता है डॉक्टर साहब कि जैसे ही बच्चे को डायरिया होता है तो माता जो है उसका खाना और बंद कर देती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम फास्टिंग थेरेपी बोलते हैं। इतना बड़ा मिथ है ये। बुजुर्ग लोग अभी भी वो खुद से भी ये करते हैं कि हमारा पेट खराब है, हम खाना नहीं खाएंगे, कम से कम खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। और अपनी डाइट को मैं मानता हूँ कि वो 25 से 30% या 50% तक कम कर लेते हैं। जबकि होता क्या है कि डायरिया एक इन्फेक्शन है, इसमें बॉडी में जो कैटाबॉलिज्म होती है वो बढ़ जाती है, और बच्चे की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की, न्यूट्रिशन, पोषण की, वो 120% तक बढ़ जाती है। तो उल्टा हमें जब बढ़ाना चाहिए जब हम कम कर रहे होते हैं। सही बात। तो ये तो बड़ी विडम्बना की बात है।
तो इस फास्टिंग थेरेपी से बच्चे में वेट लॉस होता है, वीकनेस आती है और उसकी जो डायरिया की जो इलनेस है उसकी ड्यूरेशन है वो और बढ़ जाता है। जो डायरिया 2-3 दिन में नॉर्मली ठीक हो रहा होता है वो 7 दिन, 10 दिन या 14 दिन तक चलता है। बच्चे में और वीकनेस आती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में बच्चों को क्या आहार देना चाहिए? डायरिया में सबसे पहले बच्चे को ORS देना चाहिए। डायरिया होता है, उसका एक सिम्टम होता है, उसको प्यास लगती है। तो माँ बोलती है उसको बच्चे को टापी लगी है, पानी हटाओ मुंह से, और बच्चा कहाँ करके रोने लगता है। अच्छा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, कभी हमें भी प्यास लगती है तो हमारे पास हजारों पकवान हो, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हमें कुछ पानी मिल जाए। तो बच्चे की हालत वैसी ही है। डायरिया में उसको प्यास ज्यादा लग रही होती है, पानी की कमी हो रही होती है, तो हम उसे ORS दें या दूसरे ऐसे लिक्विड हैं, होम अवेलेबल फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे लस्सी हो गई, मठा हो गया, नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, वेजिटेबल सूप्स हो गए, ये सब उसको दें। और भूख के हिसाब से जो नॉर्मल खाना हम देते हैं वो सब जारी रखें। बच्चे की उम्र और उसकी भूख के हिसाब से जो हम रूटीन में जो खाना देते हैं उसमें से हमें कुछ भी बंद नहीं करना है, वो सब हमें जारी रखना है, बट लिक्विड चीजें हम ज्यादा से ज्यादा दें। जी डॉक्टर साहब, हमने ORS के महत्व पर बातें की। ORS घोल का क्या महत्व है और डायरिया में किस तरह से काम करता है। इसके अलावा बच्चों को डायरिया हो तो क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे बेहतर यही हो कि बच्चों को डायरिया हो ही नहीं, तो इसके लिए क्या सावधानियां माँ को बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे को डायरिया ना हो इसके लिए बच्चे की जो पोषण है वो अच्छा होना चाहिए, और ये जन्म से शुरू होता है। बच्चे को जब पैदा होता है तो उसको कोलोस्ट्रम, जो माँ का पहला दूध होता है, गाढ़ा होता है, पीला होता है, वो देना चाहिए। वो बच्चे का पहला टीकाकरण होता है, उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कोलोस्ट्रम देने के बाद बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध 6 महीने तक देना चाहिए। 6 महीने के बाद उसको ठोस आहार शुरू करना चाहिए, और ठोस आहार के साथ भी माँ का दूध जारी रखना चाहिए 2 साल तक। इसके अलावा आवश्यक टीकाकरण जैसे कि रोटा वायरस हो गया, विटामिन ए, खसरे, ये टीके उसको समय पे हमें दिलवाने चाहिए। और हमें हाइजीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हैंड हाइजीन का। हमें अपने और बच्चे के हाथ साफ रखना चाहिए। हमारा पानी स्वच्छ होना चाहिए। अभी भी हमारे ऐसे परिवार हैं, घर हैं जहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं है। पानी की सप्लाई जहाँ से हो रही है वहाँ स्वच्छ है, लेकिन पहुँचते पॉइंट ऑफ केयर पे जाते जाते जहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे वो अशुद्ध हो रहा है। तो घर में अगर ऐसा कुछ है तो क्लोरीन का उपयोग करें, बॉयल पानी का उपयोग करें। तो पानी स्वच्छ होना चाहिए। सबका टॉयलेट होना चाहिए। खुले में शौच करने से, नंगे पैर जाने से, शौच करने से इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा ORS हमेशा रखना चाहिए। बच्चे को पहली उल्टी या दस्त हो तो हमें तुरंत ORS उसका शुरू कर दें। तो ORS न केवल डायरिया को कंट्रोल करता है बल्कि उससे बचाव भी करता है। हाँ डॉक्टर साहब, के अंत में ये बताइएगा कि ग्वालियर बाल अकादमी इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है, क्या इस सप्ताह उनकी एक्टिविटीज हैं? ग्वालियर बाल अकादमी के लिए मैडम, ये कोविड काल जैसे आपके लिए सभी के लिए एक बड़ा ही चैलेंज टाइम है। ग्वालियर बाल अकादमी के लिए भी ORS वीक को ऑब्जर्व करना एक बड़ा ही चैलेंज था। तो इसमें सभी लोगों ने मंथन किया और इसमें ग्वालियर बाल अकादमी स्टार अप्रोच को अपना रही है। अच्छा। स्टार अप्रोच के बारे में बताता हूँ। STAR, तो S से सर्विसेज है। हमारी जो रूटीन सर्विसेज है ये डिस्टर्ब हो रही है। जो रिसेंट एविडेंसेज है वो बताते हैं कि जो हमारी रूटीन RMNCHA सर्विसेज है, जिसमें रिप्रोडक्टिव, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, न्यूनेटल हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, ये सारी सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। और इस सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज होने से प्रति माह लगभग 10 से 50 हजार अतिरिक्त बच्चे कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियों से मर रहे हैं। तो इस दौरान सर्विसेज को हम कंटिन्यू रखने के लिए स्टाफ को मोटिवेशन, उनकी ओरिएंटेशन, मेंटरिंग, सुपरविजन का कार्य करेंगे। इसके अलावा ये सर्विसेज कंटिन्यू रखने के लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, जैसे ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, ई-वेबिनार्स हैं, ई-पैनल डिस्कशन है, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हम बच्चों के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, MBBS के स्टूडेंट्स के लिए, पेंटिंग कंपटीशन अवेयरनेस के लिए, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, ये सारी हम आयोजित कर रहे हैं। इसमें हम सोशल मीडिया को खासतौर से ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप का पूरा उपयोग कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके। बहुत बढ़िया। इसके अलावा ST के बाद A होती है एकेडमिक। इसमें हम एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों तक पहुंचने के लिए हमें प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम कि आपकी ये एक्टिविटीज जो हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी और निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता आएगी।
तो जी, डॉक्टर रवि अम्बे, आपने समय निकाला, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अम्बे से की गई ये बातचीत। कोविड-19 जागरूकता पर यह विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। श्रोताओं, कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित और पोषक आहार ग्रहण करना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें नाश्ता कभी स्किप नहीं करना है। रोजाना हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो आज आपको कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज बता रही हैं पोषण आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका जैन। डॉक्टर मोनिका जैन वनस्थली विद्यापीठ में आहार विज्ञान एवं पोषण विभाग में प्रोफेसर हैं। न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला है। कोविड-19 के इस संक्रमण काल में आप कई वेबिनार्स में हिस्सा लेकर पोषण संबंधी जानकारी भी दे रही हैं। तो आप कागज़ कलम लेकर तैयार हैं ना? ये रेसिपीज नोट कर लीजिए। रेसिपीज के साथ हैं डॉक्टर मोनिका जैन। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज जुड़ी हूँ मैं आपके साथ कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ बताने के लिए। जो रेसिपीज़ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो न सिर्फ लो कैलोरी रेसिपीज़ हैं, लेकिन उनमें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं और ऊर्जा तो कम है लेकिन अन्य पोषक तत्व अच्छी मात्रा में हैं। तो नोट करिए, अपना पेन और पेपर तैयार रखिए। जो पहली रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ वो है ब्रेड पोहा। क्योंकि हम सभी लोगों के घर में ब्रेड खाई जाती है, एक पॉपुलर इंग्रेडिएंट है नाश्ते का, तो इसीलिए मैं सबसे पहली रेसिपी ब्रेड को लेकर बता रही हूँ। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगी कि आप अगर मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करेंगे या आप होल ग्रेन ब्रेड यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस नाश्ता बनेगा। आपको इसके लिए चाहिए 2 ब्रेड स्लाइसेस, 1 छोटा टमाटर छोटा कटा हुआ, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, घी या बटर आप 1 चम्मच प्रयोग में ला सकते हैं, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्ची, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर में चिली फ्लेक्स ना हो तो आप 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर लें, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग का पाउडर और जितना आप नमक खाते हैं उस हिसाब से नमक। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए आप सबसे पहले तवे पर बटर या घी जो भी आप प्रयोग में ला रहे हैं वो लगा लें और जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उन्हें दोनों तरफ से सेक लें। इसके बाद में आप ब्रेड स्लाइसेस के आयताकार टुकड़े काट लें, छोटे टुकड़े काट लें और इन सबको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। अब एक कढ़ाई लें और उसमें करीब करीब 1 चम्मच घी गरम करें, लेकिन उसकी ओवर हीटिंग ना होने दें। इसके बाद में इस पैन में आप राई के दानों का तड़का लगाएं, तिल डालें, हींग डालें, आपने जो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे थे वो डालें और हरी मिर्च जो आपने काट के रखी थी वो डालें। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दें। करीब करीब आप आधा मिनट तक इन्हें चलाएं और फिर इनमें नमक डाल दें। जो आपने टमाटर काटे थे, शिमला मिर्च काटी थी वो भी डाल दें और चाट मसाला डाल दें। जब टमाटर मसमसे से हो जाएं, यानी अच्छे से कुक हो जाएं, अब वो समय है जब आप टोस्टेड ब्रेड पीसेस को इस पैन के अंदर डाल दें और फिर चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल दें। इसे मिक्स करने के बाद सर्व करते समय आप चाहें तो ऊपर से इसमें भुजिया भी ऐड कर सकते हैं और बारीक कटा
प्याज भी इस पे डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा कटा धनिया भी अगर आप इसके ऊपर डालेंगे तो इसमें अच्छी सुगंध आएगी और ये देखने में भी बहुत आकर्षक लगेगा। बनाना एप्पल पॉरेज, ये रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि दलिए से बनती है। ये रेसिपी हर एज ग्रुप के लिए अच्छी है। इस समय हमें अपने घर में वृद्ध लोग जो हैं 65 वर्ष से उम्र जिनकी अधिक है उन लोगों का तो खास ध्यान रखना है। तो बनाना एप्पल पॉरेज खास तौर पे वृद्ध लोगों के लिए जिन्हें चबाने की भी तकलीफ़ हो सकती है, दांतों की कोई अन्य तकलीफ़ हो सकती है, उनके लिए भी बहुत उपयुक्त रहेगी। न सिर्फ लो कैलोरी रेसिपी है पर क्योंकि इसके अंदर बनाना भी है और एप्पल भी है तो ये रेशे में और विटामिन्स में अच्छी रहेगी। और साथ साथ में शायद आप लोगों को ज्ञात ना हो पर केले में पोटेशियम उच्च मात्रा में होता है। केला खाना ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। बनाना एप्पल पॉरेज के लिए आपको चाहिए दलिया 30 ग्राम, ओट्स 20 ग्राम, कटी हुई बारीक सेब 40 ग्राम, कटा हुआ केला 40 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर। हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर लो फैट मिल्क का प्रयोग करें। घी या बटर 1 चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1/4 चम्मच और चीनी स्वादानुसार। अगर चीनी कम रहेगी तो कैलोरीज और भी कम हो जाएंगी। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए आप दलिया पहले से थोड़ा धो के उसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल दें। प्रेशर कुकर में घी डालकर उसे आंच पर चढ़ा दें और उसके अंदर दलिया करीब करीब 3 से 5 मिनट तक भून लें। दलिया जब भुनने लगे उसके बाद इसी प्रेशर कुकर में ओट्स डाल दें और उसे भी 2 मिनट के लिए भून लें। अब इस प्रेशर कुकर में दूध डालें और आधा कप पानी डालें और इसका ढक्कन बंद करके इसे पकाएं जब तक कि 2 सीटी न बज जाए। उसके बाद में प्रेशर कुकर का ढक्कन तब तक न खोलें जब तक कि सारी स्टीम बाहर नहीं निकल जाती है। ढक्कन खोलने के बाद में आप इसमें स्वाद के अनुसार चीनी और दालचीनी का पाउडर मिला दें। जो लोग ठंडा खाना पसंद करते हो उनके लिए अब आप ये कुक्ड दलिया थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और जब आप सर्व करते हैं तो इस दलिए में आप कटे हुए एप्पल्स और कटे हुए केले को मिला दें और इसे सर्व करें। बनाना एप्पल पॉरेज बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस रेसिपी है। ओट्स का चीला, ये रेसिपी उन सभी लोगों के लिए उपयुक्त है जो खाने पीने के शौकीन हैं पर साथ में ये भी चाहते हैं कि हमें टेस्टी अच्छा खाना मिले और उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़े। तो ये टेस्टी भी है और इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे तत्व हैं जो आपकी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो नोट करिए कि ओट्स के चीले के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। 1 कटोरी ओट्स, 1/4 कटोरी सूजी, 1/4 कटोरी बेसन, 1 घिसा हुआ छोटा आंवला। अगर आंवला नहीं उपलब्ध है तो आप छोड़ सकते हैं पर आंवला अगर रहेगा तो ये इम्यूनो बूस्टिंग रेसिपी बनेगी। बारीक कटी हुई आधी शिमला मिर्च, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, भुना जीरा आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी 1 चुटकी और नमक स्वादानुसार। इसे बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। आप मिक्सी में ओट्स को डालकर उसे पीस लें। ओट्स के पिस जाने के बाद इसी मिक्सी जार में साथ में ही सूजी, बेसन, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, भुना जीरा, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक अपने स्वाद के अनुसार भी डाल दें और वापस से इसे एक बार मिक्सी के अंदर चर्न कर लें। अब इस पाउडर को पेस्ट में बदलने के लिए
आप चाहें तो दही का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप दही या पानी डाल रहे हैं तो घिसा हुआ आंवला भी डाल दें और एक बार मिक्सी को और चला लें। ये ध्यान रखें कि बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि चीला बन सके। तो जिस तरह का चीला आप रोज़मर्रा बनाती हैं उसी तरह का बैटर होना चाहिए और उसी तरह की कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। अब जब आपका बैटर तैयार है तो आपको एक तवा गर्म कर लेना है। अगर तवा नॉन स्टिक होगा तो कम ऑयल में आपका काम चल जाएगा, जिससे कि ये रेसिपी लो कैलोरी भी होगी, लो इन फैट भी होगी। तो तवे पर आप इस बैटर को चीले की तरह फैलाइए और धीमी आंच पर एक तरफ से इस चीले को पकने दीजिए। ज़रूरत हो तो साइड में थोड़ा तेल भी चारों तरफ डाल दीजिए। जब एक तरफ से चीला पक जाता है तो उसके बाद इसे पलट दीजिए ताकि ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर का हो सके। ये जो चीले बनते हैं इसके अंदर आंवला होने से ही इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लेकिन साथ में एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये सीरियल और पल्सेस का बहुत अच्छा मिश्रण होने की वजह से उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन देता है। ख़ास तौर पे इस तरह के संक्रामक रोग से लड़ने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, तो उस हिसाब से भी ये रेसिपी बहुत ही न्यूट्रिशियस है और आपके शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। न्यूट्रिशियस प्लैटर, इसे घर का कोई भी सदस्य आसानी से बना सकता है। बच्चे भी इसे आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें गैस या आंच का प्रयोग नहीं करना है। ये प्लैटर सौंदर्यवर्धक है, शक्तिवर्धक है और बीमारियों से बचाने वाला है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं क्योंकि इसमें करीब करीब वो सभी इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं जिनकी हम बात करते हैं कि ये हमारे एजिंग प्रोसेस के लिए प्रिवेंटिव होते हैं, रोगों के लिए प्रिवेंटिव होते हैं। तो आप नोट करें न्यूट्रिशियस प्लैटर के इंग्रेडिएंट्स: अंकुरित मूंग 2 बड़े चम्मच, घर का बना पनीर 1/4 कटोरी, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच भुने जीरे का पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक, 5 से 6 किन्नू की फांकें या संतरे की फांकें, आधा कटोरी कटा हुआ फल जो मौसम में उपलब्ध होता है, 2 खजूर, 4 अखरोट और 7 भीगे हुए बादाम। ये सारी सामग्री हमें चाहिए और हमें अब इसमें गैस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। आप इस समस्त सामग्री को एक बोल में लेकर अच्छी तरीके से मिला लें और अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से इसमें नींबू का रस डाल लें और चाट मसाला डाल लें। ये कॉम्बिनेशन ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसमें करीब करीब सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में हमें मिल पाते हैं। इसमें डेट्स, वॉलनट्स और आमंड्स का प्रयोग किया जाता है जिससे जिंक और विटामिन ई मिल जाता है। इसमें फ्रूट्स हैं जिनसे हमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं और इसमें स्प्राउटेड मूंग है, अंकुरित मूंग है जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर न सिर्फ आपकी खूबसूरती बढ़ाने का काम करेंगे पर ये आपको रोगों से लड़ने की भी क्षमता देंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपना ध्यान रखने, अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार। पोषण आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका जैन आपको बता रही थी कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। उम्मीद है आपने नोट की होंगी और अब आप इसे आजमाएंगे ज़रूर। श्रोताओं, अब घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि आपसे अनुमति लेना चाहिए, तो जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलिए, घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम। अभी अनुमति दीजिए आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। आभा गुप्ता को नमस्कार।